लोकसभा अध्यक्ष ने भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रिया संसदीय प्रतिनिधि मंडल का किया स्वागत। विज्ञान, नवाचार, संस्कृति के साथ वित्तीय क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिभागियों को किया संबोधित। कहा, लोकतांत्रिक संस्थानों को जवाबदेह बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। उपराष्ट्रपति का उत्तरदायित्व प्रशासन के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के महत्व पर जोर। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रतिभागियों से बातचीत की। कहा, नीति या संस्था का अंतिम लक्ष्य लोगों के जीवन को खुशहाल बनाना। गुजरात पंचायत महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। उन्होंने कहा, बापू के ग्रामीण विकास के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में भारत और 22 मित्र देशों के सैन्य अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, समय के साथ भारत की रक्षा क्षमताओं का हुआ विस्तार। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि हमारे आमंत्रण पर ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय परिषद के प्रेसिडेंट लोकसभा में ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय परिषद के प्रेसिडेंट वुल्फगैंग सोबोट का ऑस्ट्रिया की संघीय परिषद की प्रेसिडेंट महामहिम सुक्रिस्टीन श्वार्ज़फुस तथा ऑस्ट्रियाई संसदीय प्रतिनिधि मंडल का सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से स्वागत किया। हम उनके माध्यम से ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय परिषद, संघीय परिषद, सरकार और ऑस्ट्रिया की मैत्रीपूर्ण जनता को अपनी ओर से तथा सभा की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रिया संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने संसद के नए निर्माणाधीन भवन को देखा। उन्हें बताया गया कि भवन इस वर्ष तैयार हो जाएगा। भवन की 3D इमेज देखकर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने उसकी सराहना की। ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीयों तथा ऑस्ट्रिया इंडिया एसोसिएशन का योगदान दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ बना रहा है। उनसे शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कला, संस्कृति तथा आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा हुई। नेशनल काउंसिल के प्रेसिडेंट महामहिम वुल्फगैंग सोबोत का फेडरल काउंसिल की प्रेसिडेंट महामहिम क्रिस्टीन श्वार्ज़फुस तथा ऑस्ट्रियाई संसदीय प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों ने भेंट की। भारत और ऑस्ट्रिया के 7 दशक पुराने संबंध दोनों देशों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। देश की स्वतंत्रता की घोषणा से लेकर संविधान निर्माण के साथ कई ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी रहा है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 10 और 11 मार्च को तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं की आवाज को सुनना है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 31 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में दिए गए विचार पर आधारित है। केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में जिला स्तर और राज्य स्तर से चयनित हुए प्रतिभागी युवा छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। इस मौके पर युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी उपस्थित रहे। युवाओं के जोश और भागीदारी से ही देश के विकास की नींव रखी जाती है। युवा देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। युवा देश का वर्तमान है तो भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। हमारे देश के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं। आज के युवाओं को मेरा सुझाव है कि उन्हें स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में देश के अलग अलग राज्यों से आए 87 विजेता प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन 87 प्रतिभागियों में 62 महिला और 25 पुरुष शामिल थे, जिसमें से 29 प्रतिभागियों को ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में बोलने का मौका मिला। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम ने कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात राष्ट्र और राष्ट्र भक्ति ही सर्वोपरि है। महोदय, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण चंद शब्द नहीं है, अपितु असीम प्रेम
और आत्मसमर्पण की भावना है। निष्पक्षता से, निडरता से अपने कर्तव्यों का पालन करना ही देशभक्ति है। देश की एकता, अखंडता और प्रभुता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की तत्परता को मैं देशभक्ति मानती हूँ। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और युवा और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीनों राष्ट्रीय विजेताओं ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समापन समारोह को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया। मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप लोग आगे क्या करने वाले हो। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा, बी ए गुड ओरिएटर, बी ए गुड डिबेटर, बट बी ए गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक भी बने और अपने माँ बाप के एक अच्छे बालक बालिका भी बने और माँ भारती के भी अच्छे सपूत भी बनने का आप काम करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद युवाओं को संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ से परिचित कराने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम है। देश भर में युवा संसद का आयोजन किया गया क्योंकि दुनिया के अंदर लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और भारत ने आजादी के बाद लोकतंत्र के माध्यम से ही हमने शासन चलाया। हमारे संविधान के अंदर हमने जनता को बीच में रखा, इसलिए हमारा शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये हमारे संविधान के मूल में है। लोकसभा अध्यक्ष ने विधायिका की गरिमा और मर्यादा में आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विधायिकाएं बहस और चर्चा का मंच हैं, न कि व्यवधान के लिए। हमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, जो चाहे संसद में आए, चाहे विधानसभा में आए, चाहे नगरपालिका में आए, पंचायत में आए, जितने भी संविधान में नीति लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जहां जनता से चुनकर लोग भेजते हैं, उन सदनों के अंदर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे, माननीय राज्यपाल के अभिभाषणों के अंदर जिस तरीके से गतिरोध हो रहा है, व्यवधान हो रहा है, यह हमारे संविधानों के लिए उचित नहीं है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं के विचारों को सुनना है, जिनके पास मताधिकार है, क्योंकि यही युवा आने वाले वर्षों में विभिन्न सेवाओं में शामिल होंगे, जिनमें सार्वजनिक सेवाएं भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उत्तरदायी प्रशासन के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के महत्व पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक नीति में आईएसपी के उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ बातचीत में कहा कि ये ज्ञात होना चाहिए कि प्रशासन हमारे आसपास के परिवर्तनों और व्यवधानों के प्रति उत्तरदायी है। उपराष्ट्रपति ने उभरती जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों और कार्यक्रमों के निरंतर पुनर्विचार पर जोर दिया। It is important to ensure that our governance model and public policy is responsive to the changes and disruptions around us. We are in an age where we need to constantly rethink, readjust our policies and programs. The best way to do this is through evidence-based policy making. I am very happy to note that your institutes like ISB are focusing in this direction. उपराष्ट्रपति ने शहरी और ग्रामीण विभाजन को समाप्त करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को देश की विकास यात्रा के हिस्से के रूप में शामिल होने का एहसास कराने के लिए प्रयास करने चाहिए। So we must see to it that we go out of the way
to help the farmers. They feed our nation. We have surplus production, but we should not be complacent. We need to produce more, and also we should focus on providing a good food system and educating the people about the same. कार्यक्रम के दौरान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन प्रोफेसर, वरिष्ठ अधिकारी और आईएसबी पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम के प्रतिभागी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में राज्य भर से पंचायती राज प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि है। उन्होंने कहा कि बापू हमेशा ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर गांवों की बात करते थे। आज जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमें बापू के ग्रामीण विकास के सपने को पूरा करना चाहिए। ये बापू की धरती है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है। और बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास की बात, आत्मनिर्भर गांव की बात, सशक्त और समर्थ गांव की बात सदा सर्वदा कही है। और ग्रामीण विकास ये पूज्य बापू का सबसे प्रमुख सपना रहता था। वे लोकतंत्र की शक्ति भी ग्राम शक्ति में देखते थे। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को प्राण देने का काम, दिशा देने का काम, परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयास करने का काम, उसे गति देने का काम आप सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, पंच सरपंच कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पूज्य बापू के सपनों को पूरा करते हुए गुजरात की पंचायत राज व्यवस्था, गुजरात की ग्रामीण जीवन की व्यवस्थाएं देश के लिए एक सीमा चूर्ण रूप बनेगी, प्रेरक बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि देश अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने इस अवधि के दौरान गांव में 75 प्रभात फेरी निकालने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने पंचायत सदस्यों को सलाह दी कि एक सदस्य दिन में 15 मिनट के लिए कम से कम एक बार स्थानीय स्कूल में जरूर जाएं, ताकि गांव के स्कूल पर कड़ी नजर रखी जा सके और शिक्षा, साफ सफाई, इसका स्तर अच्छा बना रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारत और 22 मित्र देशों के सैन्य अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कुछ समय में भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं का अत्यधिक विस्तार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विश्व शांति और विकास के लिए सभी देश मिलकर काम करें। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है और विशेष रूप से जो डेमोक्रेसी देश हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें एक बहुत आवश्यकता है कि हम किस तरीके से वैश्विक रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति रखें, स्थिरता रखें। क्योंकि अगर विश्व के अंदर सभी देशों का विकास हो सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता से हो सकता है। जहाँ पर राजनीतिक स्थिरता होती है, उस देश का विकास व्यापक रूप से होता है। लेकिन संपूर्ण विश्व के अंदर अगर शांति रहेगी, स्थिरता रहेगी, अपने अपने देश अपने अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बेहतर तरह का काम करेंगे
तो देश और विश्व के अंदर एक नए विकास के आयाम खुलेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जैविक हथियार, साइबर अपराध आदि जैसी वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा बलों को पारंपरिक युद्ध और आधुनिक तकनीकी युद्ध दोनों ही क्षेत्रों का प्रशिक्षण हो। बदलती परिस्थितियों के अंदर अब डिफेंस के अंदर भी हमें नई तकनीकी, नई सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग आज की आवश्यकता हो गई है और इसीलिए हमने डिफेंस के कई सेक्टरों के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर हमने चाहे जो हथियार का विषय हो, उससे उत्पन्न वाला विषय हो, शायद इंफॉर्मेशन वारफेयर हो, ऐसे कई सारी टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग हमने किया है। क्योंकि अब किसी भी देश में युद्ध केवल जमीन पर युद्ध नहीं होता, कई साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिक, अन्य कई तरीके से युद्ध के यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं। इससे नई सोच के साथ हमें मित्र देशों से भी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे देशों के अंदर भी इस विषय पर व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे आशा है साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के बारे में भी आपके अनुभव एक दूसरे से साझा करने से आपको नया लाभ मिलेगा और उससे आप अपने देश के अंदर नवाचारों के माध्यम से, आधुनिक स्वरूपों के माध्यम से अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे। सैन्य अधिकारियों के संसदीय प्रक्रियाओं को जानने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। दरअसल लोकसभा की संबंधित संस्था प्राइड देश के सिविल और सैन्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सचिवालय की हिंदी सलाहकार समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासन की भाषा स्थानीय होनी चाहिए और शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद संभव है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन कोई भी भाषा संचार में बाधक नहीं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी भाषाएं प्रधान हैं और सभी भाषाओं का महत्व है। हर किसी को इस बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जिस तरह भारत में हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है, जिसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है। बैठक की शुरुआत में 8वीं बैठक के दौरान बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के बारे में सदस्यों को अवगत कराया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने अपने अपने विचार साझा किए, साथ ही दस्तावेजों में प्रयोग होने वाली हिंदी को सरल और सहज बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में राज्यसभा के सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य, हिंदी परिषद के सदस्य, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के प्रतिनिधि, राज्यसभा सचिवालय के राजभाषा अनुभाग के अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि छात्रों को जिन सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है, उन्हें उन्हीं के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार AICTE ने पिछले वर्ष ही क्षेत्रीय भाषाओं में भी इंजीनियरिंग कोर्सेज को अनुमति दी है और यह एक पॉजिटिव अप्रोच है। कोविड के दौरान प्राप्त अनुभवों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में भारत ने जिस अभूतपूर्व गति से डिजिटल एजुकेशन के आयाम विकसित किए हैं, वह अद्भुत है। मेरे युवा साथियों, पिछले 2 वर्ष हमारे कोरोना के समय निकले और उस समय हम कैंपस में अपनी शिक्षण प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन इस 2 वर्ष ने हमें बहुत कुछ सिखाया है।
हमने किस तरीके से भारत को नए डिजिटल युग की ओर ले गए हैं कि कॉलेजों में नहीं, स्कूल के अंदर भी हमारे प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों ने भी डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की है। और आज भारत के अंदर डिजिटल शिक्षा का एक नया युग शुरू हुआ है। मैं जानता हूं कि डिजिटल शिक्षा के अंदर बहुत चुनौती है, लेकिन उस चुनौती के बाद भी हम डिजिटल शिक्षा के माध्यम से देश और दुनिया की सारी शिक्षाएं, सारे रिसर्च, सारे इनोवेशन, बदलती दुनिया के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, ये सब हम अगर त्वरित गति से प्राप्त कर सकते हैं तो वह डिजिटल शिक्षा से प्राप्त कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्वोत्तर राज्यों के विधानमंडलों सहित सभी राज्यों के विधानमंडलों की बैठकें अधिक से अधिक और लंबी अवधि के लिए बुलाने की आवश्यकता पर बल दिया। मिजोरम विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि उचित अवधि के लिए विधानसभा सत्र की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि विचार विमर्श, चर्चा और बहस, साथ ही अंतिम निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विधानमंडलों की और अधिक बैठकें होनी चाहिए और प्रत्येक सत्र में सार्थक बहस होनी चाहिए। It is gratifying to note that the sessions of the this house are conducted with the utmost discipline, diligence and decorum. You have indeed upheld the trust, hopes and aspirations that people have reposed in you as their representatives. आजादी के अमृत महोत्सव की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमें इसे और अच्छा बनाने का संकल्प लेना होगा, जिसमें राज्य विधानसभाएं और संसद का प्रयास सार्थक साबित हो सकता है। We need to recognize the exalted place that law-making bodies occupy in the public perception. It is indeed the sacred place where people's voices are articulated and heard, where their hopes and fears are debated, where the laws that protect them foster their growth and enable fast-tracked national development are formulated. इस मौके पर मिजोरम के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, विधायक, आयुक्त और विधानसभा के सचिव मौजूद थे। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 के कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज सेवा के बहुआयामी कार्यों से रोटरी क्लब के सदस्य जीवन को बेहतर बनाने और सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। वैश्विक संकट कोविड के दौरान भी आम जन के लिए क्लब की सेवाएं सराहनीय रहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 25 साल बाद देश की आजादी का शताब्दी वर्ष की योजना पर भी क्लब के सदस्य विचार मंथन करें। साथियों, आप सबको आपके कामों के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किए। अब हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हमने आज़ादी के 75 वर्ष हम लोकतंत्र के मना रहे हैं, हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि ये वर्ष अमृत महोत्सव का वर्ष है और इस अमृत महोत्सव के वर्ष में हम लक्ष्य बनाकर चलें, हमारी कार्य योजना बनाकर चलें कि जब आज़ादी के 100 साल होंगे, जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष होगा, तो उस शताब्दी वर्ष में मेरा भारत कैसा होगा। इन सपनों के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि रोटेरियन एक लंबी कार्य योजना बनाते हैं, लंबे समय की कार्य योजना बनाते हैं। इसलिए इन 25 वर्ष में, आने वाले 25 वर्षों के अंदर
देश के अंदर क्या क्या विषयों पर चुनौती है, किन किन समाज के अंदर उन चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए हमें व्यापक कार्य योजना बनानी है। समाज के वो कौन से क्षेत्र हैं जो वंचित हैं, अभाव में रहते हैं, उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना है। अगर इस कार्य योजना के साथ हमने देश को एक दिशा दी कि 100 साल जब हमारे आज़ादी के होंगे तो हम समाज के उन तमाम वर्गों के अंदर जो देश के अंदर आज चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को मुकाबला भी करेंगे और उस देश के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। मुझे आशा है कि आपने इस लक्ष्य के साथ काम किया तो उस भारत के अंदर एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। रोटरी व्यापार और पेशेवर लोगों का विश्वव्यापी संगठन है जो मानवीय सेवा, सभी व्यवसायों में उच्च नैतिक स्तर को बढ़ावा देने और दुनिया में शांति और सद्भावना के निर्माण में सहायता देने हेतु विश्वव्यापी रूप से एकजुट होकर कार्यरत है। संसदीय लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान होता है और समितियों के माध्यम से संसद 365 दिन काम करती है। बीते दिनों में कई संसदीय समितियों की बैठक संसद भवन परिसर में हुई। बीते दिनों हुई संसदीय समितियों की बैठक पर नजर डालें तो 9 मार्च 2022 को रेल संबंधी समिति की बैठक हुई। 9 मार्च 2022 को आवास एवं शहरी विकास संबंधी समिति, 9 मार्च 2022 को विशेषाधिकार समिति, 14 मार्च 2022 को वित्त संबंधी समिति की बैठक, 14 मार्च 2022 को श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक, 14 मार्च 2022 को ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी समिति की बैठक, 15 मार्च 2022 को ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक, जल संसाधन समिति की बैठक, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक, समाज कल्याण और अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति की बैठक और जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 की संयुक्त समिति की बैठक संपन्न हुई।